हे गाइस, दिव्यांश हियर, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और लियोनेल मेसी फैंस को मेरे को लगता है कि अब किसी सस्पेंस की जरूरत नहीं है 30 तारीख के फंक्शन के लिए, क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से यहाँ पर लियोनेल मेसी को ऑलरेडी ये बता दिया गया है और कहीं ना कहीं अब दुनिया में भी रिपोर्ट्स के जरिए भी ये पता चल चुका है कि भाई लियोनेल मेसी ने अर्लिंग हालैंड या फिर किसी भी और कंटेंडर को बीट करते हुए यहाँ पर अपना 8वां बैलन डोर कंफर्म कर लिया है। और यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही है कि लियोनेल मेसी और यहाँ पर जो बाकी के उनके फैमिली मेंबर्स हैं वो यहाँ पर इस सेरेमनी में प्रेजेंट होने वाले हैं और ये कंफर्म है। अब देखो, जब भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मेसी की बात करें, रोनाल्डो की बात करें, इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये उसी सेरेमनी में प्रेजेंट रहते हैं मोस्ट प्रॉब्ली, जिस सेरेमनी में इनको पता रहता है कि ये जीतने वाले हैं। ऐसे में यहाँ पर जब आपकी सेरेमनी ही अब से लगभग 15 दिन के अंदर है तो ये भी कंफर्म आप कह सकते हो कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, और एक दो नहीं बल्कि अब थ्रू आउट अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो वो ये चीज़ मान के चल रहे हैं कि लियोनेल मेसी को सही में बता दिया गया है कि भाई उन्होंने यहाँ पर अर्लिंग हालैंड को बीट कर दिया है। और आप कह सकते हो कि यहाँ पर ट्रेबल वर्सेस वर्ल्ड कप विक्ट्री में वर्ल्ड कप विक्ट्री ज़्यादा भारी है। अब कहीं ना कहीं बस सवाल इतना है कि अगर यहाँ पर हरा दिया है तो कितने मार्जिन से हराया है। क्या यहाँ पर 2019 की तरह मेसी वर्सेस वर्जिल वैन डाइक जितना क्लोज रहेगा, या फिर कहीं ना कहीं जो यहाँ पर डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। देखो, मेरे को लगता है कि यहाँ पर जो कंटेस्ट होगा वो काफ़ी क्लोज होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप वर्सेस ट्रेबल में आप किसी भी तरफ हो, लेकिन इसमें तो तुम और मैं दोनों ही यहाँ पर एग्री करते हैं कि डिफरेंस यहाँ पर ज़्यादा नहीं होने वाला। खैर, यहाँ पर यह भी मेरे को देखना है कि इंटरेस्टिंगली यहाँ पर एम्बापे पोडियम पे आता है या फिर केविन डी ब्रुयने पोडियम पे रहेगा, और बाकी यहाँ पर किस तरीके से रैंकिंग्स होने वाली है। इसी के साथ शायद से यहाँ पर भाई बेलिंगम को भी एक ट्रॉफी मिल सकती है, कोपा ट्रॉफी, क्योंकि वो भी अगेन भाई वो 21 ईयर्स के अंडर है। तो ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। और भाई लियोनेल मेसी काफ़ी बड़ी हिस्टोरिक चीज़ भी करने वाले हैं, क्योंकि वो बैलन डोर की हिस्ट्री में पहले ऐसे बंदे होंगे जो कि यूरोप के बाहर खेलते हुए भी यहाँ पर बैलन डोर जीत गए। क्योंकि सबको पता है समर ट्रांसफर विंडो में उन्होंने PSG से स्विच करा था टू इंटर सेक्सी मियामी FC। अब देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें अगर एक और अपडेट की, तो वो आती है यहाँ पर मेसी के 2 गोल्स जो उन्होंने पेरू के अगेंस्ट स्कोर करे। और सही मैं बताऊँ तो मेसी के गोल्स को डिस्क्राइब या फिर एलैबोरेट करते करते मेरे कोई चीज़ ज़रूर बतानी है। देखो, इटली भी यूरोपियन चैंपियंस है, ठीक है। उसके बाद इटली ने फिनालिसम अभी खेला था अगेंस्ट अर्जेंटीना। इटली ने अपना रन भी अच्छा रखा। अब तो खैर उनका नया मैनेजर आ गया है, मानसीनी हट चुका है और यहाँ पर स्पेलेती आया है, जो कि ऑफकोर्स नेपोली के साथ स्कूडेटो जीत के अपनी हाइप लेके आया है। लेकिन जब मैं इस चीज़ की बात करता हूँ कि भाई अलग अलग टीम्स हैं जो कि अपनी अपनी ट्रॉफी जीत के आई हैं, लेकिन जब बात अर्जेंटीना की होती है, अर्जेंटीना का जो रन कह सकते हो, जो ग्लोरी डेज उनके स्टार्ट हुए फ्रॉम द कोपा अमेरिका, उसके बाद से फिर उन्होंने जिस तरीके से वर्ल्ड कप उठाया, फ्रॉम द वेरी मोमेंट कोपा अमेरिका के बाद से अब तक आप देखोगे तो वो एज अ चैंपियन ही खेल रहे हैं। मतलब ये है कि अर्जेंटीना के अगर आप गेम को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि वो जो कॉन्फिडेंस उनमें है, जो फ्लूइडिटी उनमें, और जो एक दूसरे के साथ खेलने की समझ, या फिर आप कह सकते हो कि जो अंडरस्टैंडिंग उन्होंने बिल्ड करी है, वो इतनी इम्प्रेसिव है कि एक पल के लिए भी आप शक नहीं कर सकते कि क्या इस टीम को ब्रेक किया जा सकता है, क्या ये टीम चैंपियंस भी है, क्योंकि वो एक्चुअली में चैंपियंस की तरह ही खेल रहे हैं। और मतलब मेसी के लेफ्ट लेग के बारे में क्या बोलूँ यार मैं, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि उसके पैरों में ना एक आदमी बैठा हुआ है जो बॉल को पकड़ता है फिर ऐसे फेंक देता है जहां उसका मन करता है क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि वो इतने बड़े गोल के फ्रेम में जहां मर्जी हो वहां मार सकता है एफर्टलेसली। सबके स्ट्रॉन्ग फुट होते हैं, एंड इवन मैं क्रिस्टियानो की बात, सब पूरी दुनिया में सबके स्ट्रॉन्ग फुट होते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ पर जिस तरीके से मेसी प्लेसमेंट और पावर का यूज़ करता है, द टेक्निक, वो मेरे को लगता है कि उसके कंपैरिजन में बाकी पूरी दुनिया की थोड़ी कैजुअल है। खैर, इसी के साथ यहाँ पर वही बात करते हैं अब थोड़ी सी नेमार की, और ये सीरियस है। देखो, पहले थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांक लेते हैं। इंडिया में मैच होने वाला था अल हिलाल वर्सेस मुंबई सिटी 6 नवंबर को, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर 40-50 हज़ार की टिकट्स थी। अब यहाँ पर भाई नेमार कल इंजर्ड हो चुका है और नी इंजरी है। डेफिनेटली भाई यहाँ पर ये सीरियस इंजरी बताई गई है, क्योंकि अगर आप जिस तरीके से वो इंजरी हुई थी, फिर नेमार यहाँ पर हो भी रहे थे, उसके बाद जब यहाँ पर इमीडिएटली यहाँ पर जो उनके डॉक्टर्स वगैरह थे उन्होंने कहा कि अभी तक देख के लग रहा है कि सीरियस है, लेकिन कितना सीरियस है, कितना लेंथ होगा, ये देख के बताना पड़ेगा जब आने वाले टाइम में हम इस पर टेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर पूरी तरीके से कंफर्म होता हुआ दिख रहा है कि नेमार आने वाले कुछ दिनों में तो भाई पक्का रिस्क नहीं लेने वाली, क्योंकि इंजरी नी है, लिगामेंट वगैरह बकचोदी हो सकती है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मामला तो गंभीर है।
इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि भाई अल हिलाल वर्सेस मुंबई सिटी में जो मेजोरिटी ऑफ द टिकट्स बिकी थी उस हाइप में तो नेमार ने बाकियों का काट दिया। बट अगेन ये सारी जोक्स पार्ट है, वी जस्ट होप कि भाई नेमार इस इंजरी से वापस आए, क्योंकि सही बात बताऊं तो मैं बिल्कुल इतने सारे लेजेंड्स यहाँ पर गेम को छोड़ते हुए जा रहे हैं एक के बाद एक, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि यहाँ पर नेमार एटलीस्ट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे तो ब्राज़ील टीम से यहाँ पर बहुत जल्दी फेयरवेल ले लें। अभी मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट कोपा अमेरिका और हो सके तो भाई यहाँ पर वर्ल्ड कप 2026 तक तो नेमार ब्राज़ील के साथ बने रहे। लेकिन वही चीज़ रही है जो ईडन हज़ार्ड के साथ लास्ट के कुछ सालों में हो रहा था, वही यहाँ पर अब नेमार के साथ भी बहुत हाई लेवल पे हो रहा है। बट अगर यहाँ पर थोड़े से अब उनके पर्सपेक्टिव से बात करें, कल यूरुग्वे ने यहाँ पर हरा दिया ब्राज़ील को 2-0 से, और आई थिंक 37 गेमों का यहाँ पर वो टूट गया, उनका स्ट्रिक टूट गया। ऐसे में यहाँ पर वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में वो ऑलरेडी ट्रेल कर रहे थे 2 पॉइंट से अर्जेंटीना से, अब और कर रहे हैं। 21 नवंबर को उनका अर्जेंटीना के साथ मैच भी है, लेकिन उससे पहले अर्जेंटीना का काफ़ी क्लोज मैच है यूरुग्वे के साथ। आप कह सकते हो कि यूरुग्वे की टीम एक बहुत ही सॉलिड आर्क हॉर्स बनती हुई दिख रही है, एंड सेम कैन बी सेड अबाउट ऑस्ट्रिया एज वेल। जब खैर ऑस्ट्रिया की बात आई है तो हमने यहाँ पर कॉन्मेबॉल से यूरो में स्विच करा है। कल की अगर हम गेम की बात करें इंग्लैंड वर्सेस इटली की, यानी कि एक तरीके से ये एक रीमैच था फ्रॉम यूरोपियन फाइनल। यूरोपियन फाइनलिस्ट के दोनों दावेदार यहीं थे भाई। डेफिनेटली यहाँ पर इंग्लैंड की अगर गेम की बात करें एब्सोल्युटली अमेजिंग था, लेकिन जिस तरीके की क्वालिटी यहाँ पर दिखाई जा रही, और भैया जूड बेलिंगम का वो रन, ऑफकोर्स तुमने ऑलरेडी देख लिया होगा वो वायरल क्लिप, लेकिन उसके अलावा अगर हम इस पूरे गेम की बात करें तो सबने अपनी अथॉरिटी दिखाई है। ऑफकोर्स भाई क्या हम इस गेम से कह सकते हैं कि इंग्लैंड की टीम यहाँ पर यूरो 2024 के लिए फेवरेट्स है? देखो तुम्हारे कुछ भी ऑड्स हो सकते हैं, तुम्हारे यहाँ पर कुछ भी परसेप्शन हो सकते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अभी तक 3 टीम ही ऐसी हैं जो कि बिल्कुल ही स्टैंड आउट करके तोड़ती हुई दिख रही है। पहली यहाँ पर इंग्लैंड, दूसरी यहाँ पर फ्रांस, और तीसरी यहाँ पर पोर्चुगल। काफ़ी लोग जर्मनी, इटली, स्पेन का कह सकते हैं, लेकिन मेरे को ये 3 टीम सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग लग रही है, और उसमें भी इंग्लैंड सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग है। मतलब जूड बेलिंगम का प्लेइंग स्टाइल, उसके पीछे आप डेक्लन राइस को डालो, उसके आगे आप अगर देखो तो यहाँ पर आपके पास मार्कस रैशवर्ड है, फिर आपके पास जेम्स मैडिसन ऑन द बेंच है, जैक ग्रिलिश है, इधर हैरी केन है, इधर बुकायो साका इंजरी से वापस आ जाएगा, तो जो क्वालिटी है वो फूटती है भाई, टपकती है इनकी टीम में। क्या यहाँ पर एक फाइनली ट्रॉफी का जो वेट है वो गैरेथ साउथगेट तोड़ सकता है क्या? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है। खैर इसी के साथ यार अब बात करते हैं थोड़ी सी यहाँ पर बेटिंग केस की। तो भैया सेंड्रो टोनाली और फाजियोलो की बात करें और निकोलो की बात करें तो तीनों ही कहीं ना कहीं इस बेटिंग के मुद्दे में फंसे हुए हैं। अब जैसा हमने कल के एपिसोड में कंफर्म किया था कि भाई अगर हम फाजियोली की बात करें तो उन्होंने तो सिंपल है, उन्होंने तो भैया अपनी टूई ऊपर कर दी। उन्होंने कहा कि भाई तुम एक बार मेरे से पूछो तो मैं तो सारा अपना चिट्ठा खोल दूंगा। द प्रॉब्लम द पॉइंट ये था कि उनको कोऑपरेट करना था। कोऑपरेट इसलिए करना था क्योंकि जो $25,000 से उन्हें कोई मतलब नहीं, लेकिन 3 साल का बैन कम करना था। ऐसे में यहाँ पर FIGC के कुछ अगर सोर्सेज की बात करें तो उन्होंने कंफर्म करा है कि 7 महीने का बैन दिया जा रहा है फाजियोली को, जो कि बहुत कम है। सेम अगर टोनाली की बात करें तो टोनाली भी भाई पूरी तरीके से इंटरोगेटेड है, लेकिन अब बकचोदी यहाँ पर ये हुई है कि भाई जहाँ फाजियोली ने ये चीज़ कंफर्म किया था कि मैं बैटिंग सट्टा तो मारता हूँ लेकिन मैं फुटबॉल गेम्स पे नहीं मारता, और अपनी टीम पे तो यूवेंटस पे तो कभी भी नहीं मारा। लेकिन अगर सेंड्रो टोनाली की बात करें तो सेंड्रो टोनाली ने यहाँ पर फुटबॉल पे तो मारा ही मारा है, बल्कि उसने मिलान के गेम्स से ही मारा है। यानी कि वो जिस टीम से खेल रहा था उस टीम पे भी यहाँ पर बैटिंग की गई है, और ये बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पर सीरियस मुद्दा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर फिर आप कुछ इनोसेंट मतलब आप कुछ यहाँ पर फिर माफ़ी कुछ मांग नहीं सकते ज़्यादा। अब खैर अगर उसके एजेंट की बात करें तो उसके एजेंट के जिस तरीके से बोलने थे, जिस तरीके से आप बोल रहा था उसका एजेंट, वो साफ साफ मान रहा था कि भाई वो गेम हार चुका है। बस फ़र्क इतना है कि वो पूरी तरीके से कोऑपरेट करना चाहता है, जिससे जो सामने इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ हैं वो यहाँ पर कोऑपरेशन के बेसिस पे यहाँ पर छोड़ दे। अब इसके रीज़न में काफ़ी लोग ये कहते हैं कि अगर भाई तुम इनको विक्टिम कहते हो, अगर तुम ये कहते हो कि तो एडिक्शन के विक्टिम है, तो क्यों इवान टोनी को इतने टाइम से बैन कर रखा है? क्यों यहाँ पर ये वो कहते हैं कि अगर ये विक्टिम है जो कि आप फिर उस केस में फिर ऐसा क्यों करते हो? अब कहीं ना कहीं काफ़ी लोग कहते हैं कि ये जो विक्टिम वाला है ये तो काफ़ी ज़्यादा भाई ये तो बिल्कुल लूप होल है और आप कैसे विक्टिमाइज कर सकते हो, जबकि उनको पता है कि वो एक्जैक्टली क्या कर रहे हैं। भाई काफ़ी लोग ये कहते हैं कि भाई ठीक है, चीज़ों को अगर गलती का एहसास हुआ है तो चीज़ों को सुधारने का टाइम मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे में मामला ये है कि शायद से सेंड्रो टोनाली को 1 साल के लिए बैन किया जा रहा है। ये देखना अभी बाकी है, लेकिन रिपोर्ट्स तो यही है कि भाई हाँ 1 साल का बैन तो मोस्ट प्रॉब्ली लग ही रहा है सेंड्रो टोनाली के
केस में। खैर, इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अपनी अगले अपडेट की, तो आती है भाई यूलियन अल्वारेज और FC बार्सिलोना से। तो क्या यूलियन अल्वारेज FC बार्सिलोना आ सकता है? अब देखो, हाल ही में ही अल्वारेज ने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करा है, और अगर मैंने बार बार इस चीज़ को बोला है कि अगर किसी भी टीम को मैनचेस्टर सिटी के स्टार स्ट्राइकर को निकालना है तो अर्लिंग हालैंड पे मत देखो, आप यहाँ पर यूलियन अल्वारेज को देखो। लेकिन क्या ये इतना ईजी है? देखो, सबसे पहले तो मेरे को लगता है कि इस पूरे रिपोर्ट के रूमर्स को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो बहुत इजीली काउंटर हो सकता है, क्योंकि यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि एक रिपोर्ट जो कि इस चीज को इस चीज को क्लेम कर रही है कि ऐसा हो सकता है और इसके होने के चांसेस हैं, आई थिंक उस रिपोर्ट को अपने आप ही इस क्लेम को भी काउंटर करना पड़ेगा कि फिर जाओ फेलिक्स का क्या होगा। आप एक साथ ही दो रिपोर्ट्स नहीं निकाल सकते कि बार्सिलोना यूलियन अल्वारेज पे भी जा रही है और बार्सिलोना जाओ फेलिक्स पे भी जा रही है। आपको एक्चुअली में दोनों केस को मिला के फिर आपको एक कंक्लूजन देना पड़ेगा कि किसके ज़्यादा चांसेस है। लेकिन इस रिपोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं करा, बल्कि इस रिपोर्ट से मिलती जुलती जितनी भी बाकी रिपोर्ट्स आई हैं उन्होंने भी ऐसा कुछ भी नहीं करा। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बस इतना कहा है कि यूलियन अल्वारेज जावी को बहुत पसंद है और यूलियन अल्वारेज बार्सिलोना में काफ़ी अच्छे से फिट होगा बस, और इसलिए यहाँ पर बार्सिलोना जा सकती है। दो सवाल। पहली चीज़ तो बार्सिलोना की जो फाइनेंशियल कंडीशन है अभी वो इतनी बेहतर तो नहीं हुई है कि यहाँ पर वो यूलियन अल्वारेज को निकाल सकें। दूसरी चीज़ कि यूलियन अल्वारेज इवन दो अगर वो चाहेगा भी कि बार्सिलोना वो जाए तो मैनचेस्टर सिटी इस चीज़ में ज़्यादा ढिलाई करेगी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि प्राइस कितना है यूलियन अल्वारेज का ट्रांसफर मार्केट में, प्लस पेप गार्डियोला के लिए यूलियन अल्वारेज काफ़ी बढ़िया प्लेयर है। यस, वो हालैंड से सेकेंड फिडल पे आता है, लेकिन आने वाले रिसेंट टाइम्स में हम बात करें तो हालैंड के लैक ऑफ इफेक्टिवनेस या फिर लैक ऑफ इन्फ्लुएंस में यूलियन अल्वारेज और फोर्डन की पार्टनरशिप ने ही तोड़ा है, ये भी मानने वाली बात है। साथ में हमको ये समझना पड़ेगा कि याओ फेलिक्स की बात करें तो याओ फेलिक्स को परमानेंट करने के लिए बार्सिलोना हाथ पैर मार रही है। तो क्या हमें इस चीज़ पे भरोसा करना चाहिए क्या हो सकता है, या फिर हमको इस चीज़ पे भरोसा करना चाहिए जो होता हुआ दिख रहा है? अगर मैं आपको बार्सिलोना याओ फेलिक्स की बात करूँ तो वो इस चीज़ को परमानेंट करना चाहते हैं और उसके बहुत ही इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। याओ फेलिक्स ने खुद अपने इंटरव्यू में इस चीज़ को कहा है कि वो बार्सिलोना में रहना चाहता है, क्योंकि जहां वो अभी है वहां पर वो काफ़ी स्टेबल है और वो उसके रिजल्ट्स में भी दिखता है। अगर एथलेटिको मैड्रिड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो यहाँ पर एक कर सकते हैं कि 2025 तक ये लोन कर दें, सारी सैलरी बारसा पे करे या फिर जो भी हिसाब है वो देख ले, लेकिन यहाँ पर फिर एक फिक्स्ड 40-50 मिलियन की कर दे, जो कि बारसा के हिसाब से काफ़ी अच्छी हो सकती है, क्योंकि 2025 में उनका कैंप न्यू भी खुल जाएगा तो इनकम भी आ जाएगी भाई, ये देखने वाली बात है। खैर, इसी के साथ बात करें वापस से अर्जेंटीना नेशनल टीम से, तो उनके लेजेंड एंजल डी मरिया ने हाल ही में अपने इस इंटरव्यू में ये चीज़ कंफर्म किया है कि कोपा अमेरिका 2024 उनका आखिरी टूर्नामेंट होने वाला है। उन्होंने कहा कि इसके बाद मैं अर्जेंटीना नेशनल टीम को अलविदा कर दूंगा, और उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी इमोशनल टच के साथ ये बताया कि वो जो भी हैं इस अर्जेंटीना नेशनल टीम की वजह से, और वो एक हीरो भी हैं और होने भी चाहिए। कोपा अमेरिका में जब ब्राज़ील के अगेंस्ट भी उन्होंने इकलौता गोल मारा था, और फ्रांस के अगेंस्ट भी 2022 के वर्ल्ड कप में पहला गोल भाई नहीं ठोका था। उन्होंने कहा कि अगर मैं पोर्चुगल की बात करूँ तो सब मेरे को एज अ वर्ल्ड चैंपियन की तरह ही बात करता है, और उन्होंने बेनफिका वाले मूव को भी इसीलिए यहाँ पर चूज़ किया था जिससे वो अर्जेंटीना नेशनल टीम में बने रहें। साथ ही उन्होंने यहाँ पर ये भी मेक श्योर किया कि भाई अगर अभी क्योंकि वो नहीं है इंजरी के चलते यहाँ पर कॉन्मेबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में वो अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, लेकिन बैक टू बेसिक्स फटाफट से होने वाला है जैसे ही वो अपनी इंजरी को ठीक करके वापस से अर्जेंटीना नेशनल टीम स्टार्टिंग 11 में जगह बनाएंगे, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली होने ही वाला है। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।